नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नोएडा के जीआईपी मॉल से हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो लोकसभा चुनाव पर सीधे सीधे असर डालने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, अगले महीने से वोटिंग भी शुरू हो जाएगी और 23 मई को देश में कौन एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेगा इसके बारे में अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वादे क्या है, उससे पहले मुद्दे क्या है, उससे पहले हलचल क्या है, उससे पहले कैंपेन क्या है, उससे पहले नेता क्या है, कौन है, उससे पहले उम्मीदवार, इन तमाम मुद्दों की बात और पड़ताल करने के लिए हम हर हफ्ते हाजिर होते हैं और आज हम हाजिर हैं जीआईपी नोएडा के प्रांगण से और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मैं उन तक जाऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते दो मुद्दों ने चुनाव को डोमिनेट किया है। पहला है चौकीदार चोर है और उसके सामने आई मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन। ये दो कैंपेन जिन्होंने इस चुनाव को डोमिनेट किया और साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वो था प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा। इन तमाम मुद्दों की बात होगी, इन तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे असर डाला इन चुनाव पर मैं भी चौकीदार हूं और चौकीदार चोर है कैंपेन ने। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ चौकीदारों से और उसके बाद पहुंचेंगे अपने नेताओं तक। एक बार मैं सबसे पहले नेताओं का परिचय करा देता हूं। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू के लीडर है। रोहित चहल है, रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही साथ आलोक शर्मा जी हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और राजकुमार भाटी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने लोहिया वादियों पर बहुत बड़ा निशाना साधा है अपने ब्लॉग के जरिए, उस पर भी बात होगी। लेकिन आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं चौकीदार के बारे में देश के लोग, हम क्या सोचते हैं, हमारी जो एडिटोरियल टीम है वो क्या सोचती है। आइए देख। चौकीदार, आपसे सवाल है मेरा। चौकीदार चोर है। चोर है, चोर है। यहाँ पे भी दो चौकीदार बैठे हुए हैं। देखिए ये भी सिक्योरिटी गार्ड्स है जिनको चौकीदार कह सकते हैं। आप मानते हैं चौकीदार चोर है? मैं तो चौकीदारी जिंदगी में जब से किया है, ईमानदारी से अपना निर्वाह किया है। चौकीदार चोर जो आज के चुनावी स्टंट में बोला जा रहा है वो पहले अपने गरेबान को झांक कर देखें कि क्या उनका डिबेट पीछे बैक साइड में है। आलोक शर्मा जी क्या जवाब देंगे? देखिए मैं समझता हूँ चौकीदार की बात पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं समझता हूँ प्योर है। मैंने कहा देश के सारे चौकीदारों को लपेट लेना, देश के सारे चाय वालों को लपेट लेना, क्योंकि आप सिद्ध हो गए हैं राफेल में। पहले 60 महीने पहले क्या कहा कि मुझे देश का चौकीदार बना दीजिए, 1 महीने पहले कहा मुझे मजदूर बना दीजिए, आज फिर चौकीदार पर आ गए। मुझे लगता है देश की जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए, किस तरह से 45 साल में जो रोजगार की हालत सबसे बुरी है उससे बांटा जाए। हम तो कह रहे हैं मोदी साहब आपने जनधन अकाउंट खोले, उस पर वोट मांगिए ना। हम कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से किसानों की हालत बदतर हुई उस पर वोट मांगिए ना। ये नारा आपने ही दिया, आपने ही उनको ये नारा दिया, आपने ही उनको ये मौका दिया और आपने ही कहा चौकीदार चोर है। मैं फिर तो अगर ये चौकीदार उठकर खड़े होकर, और मैं बता रहा हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा चौकीदार है, हमने दुनिया के सबसे ज्यादा चौकीदार। एक मिनट दीपक जी, हमने किसी ने ये नहीं कहा कि देश के सारे चौकीदार चोर हैं। चौकीदार तो एक ने तो बना दिया, आप क्या करेंगे? मैं समझता हूं जिस नारे को बीजेपी ने बना देश का प्रधानमंत्री एक और आपने पहले गलत नारा लगाया। एक मिनट, नहीं बिल्कुल हमने सही नारा लगाया, हम अपनी बात पर खड़े हुए हैं। मोदी साहब केवल उस चीज को गुमराह करने के लिए लोगों के बीच में रख रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जिसने कहा कि मुझे देश का चौकीदार बना दीजिए उसने 5 साल तक लोकपाल नहीं बनाया। येदियुरप्पा की डायरी पर कोई बात नहीं कर रहा है, कल से चौकीदार पर बात होगी, इस पर बात होगी। हम कह रहे हैं कि देश के चौकीदार हैं आप मोदी साहब, देश ने, जनता ने आपको चौकीदार बनाया, लेकिन क्या आप महिलाओं के अत्याचार के चौकीदार कर पाए? क्या आप सीमाओं का चौकीदार कर पाए? चौकीदारों की बात करिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं। आज इन चौकीदार की बात होगी, इन चौकीदार की बात होगी और एक मेरे चौकीदार भाई यहाँ पर और बैठे हुए हैं, उनकी भी बात होगी। दीपक जी, यही मोदी जी कर रहे हैं कि आप अपने आप ऊपर जो स्लोगन चिपक गया है उसको इन चौकीदारों के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपने स्लोगन क्या लगाया? हालांकि मैं यहीं पर आपकी गलती को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने स्लोगन लगाया कि चौकीदार चोर है, आपने उसको जनरलाइज किया। आप अगर कहते हैं कि चौकीदार प्रधानमंत्री चोर है तो बात अलग होती है। आपने जनरलाइज किया, आपने उसको कहा चौकीदार चोर है, कहा कि नहीं? इनसे ही पूछ लेते, कहा कि नहीं? एकदम कहे सर दीपक जी। और कौन बोल रहे? कहा? हाँ
और प्रियंका गांधी जी ने यह कहा चौकीदार तो अमीरों के होते हैं। तो मुझे यह बता दीजिए, वर्ल्ड की 4th रिचेस्ट वुमन है मिसेस सोनिया गांधी जी, कौन सा ऐसा बिजनेस कर रही हैं, कहां से ऐसा पुश्तैनी पैसा आया कि 4थे नंबर की धनी महिला हैं? पहली बात, फैक्ट आपका ये गलत आप तो फैक्ट गलत है। ये बीजेपी की फैक्ट्री से निकला हुआ फैक्ट है। ये बीजेपी की फैक्ट्री से निकला हुआ है। सोनिया गांधी जी के बताने की जरूरत है। जनता गलत फैक्ट है। दीपक जी पूछ रही है, चौकीदार ने खुद लड़ाई कर दिया है बीजेपी के आएंगे। मुझे लगता है कि दीपक जी ने आपकी बात को डिनाई कर दिया। चौकीदार शब्द पे इनका जवाब ले ले। आपने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाई, लेकिन जो जवाब था चौकीदार चोर, क्या आप राफेल पर लगे हुए दागों को इन चौकीदारों के माध्यम से धोना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो चौकीदार तो प्योर है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे यहां पर बैठे चौकीदार हो, चाहे आम आदमी हो, सब प्योर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल नहीं उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आज जो चोर है, जो भ्रष्टाचार में जिनका पूरा परिवार रहा है और जिनका इतिहास रहा है, जिनकी 4 पुश्तें रही हैं, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड में मम्मी जी का नाम आता है, बेटे जी का नाम आता है, और साथ साथ नेशनल हजार्ड के अंदर सोनिया जी, राहुल जी खुद जमानत पे जो बाहर है 5,000 करोड़ के, आज वो चोर मचा रहे हैं शोर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दीपक जी, देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। आज देश के जो प्रधानमंत्री है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे रोक लगाई, आज ये लोकपाल की बात कर रहे थे। मैं देश के जो जनता को बताना चाहूंगा, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है सर। पिंकी 5 साल लग गए। अरे आपने करने में क्यों लगाए आपने 5 साल भाई? बताइए ना 5 साल क्यों लग गए? क्योंकि पहले लोग तो चौकीदार जेल में चला जाता है और हमारी सरकार आएगी और चौकीदार जेल में जाएगा। मुद्दे की बात मैंने आपकी बात सुन ली पूरी। मैंने आपको आपकी बात मैंने सुन लिया, मैं उत्तर दे देता हूं। आप चाहते हैं कि मैं वैसा ही करूं जैसा आप करें? बड़े हैं मर्यादा। देखिए राहुल गांधी जी बड़े की सम्मान नहीं कर रहे। आज वो लगातार देखिए देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसका कोई सम्मान नहीं कर रहे। लगातार वो कह रहे हैं कि चोर है, चोर है, चोर है। जिसका खानदान चोर होता है वही शोर मचा सकता है। तो मैं तो जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार का मोदी जी को 2014 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हमारे चौकीदार भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए सर। चोरों पर जब डंडा पड़ता है पुलिस का तो हल्ला ही करता है, हल्ला के अलावा उनके पास कुछ आता ही नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज आप किसके लिए बोल रहे हैं? दीपक जी, मैं तो चोरों के लिए, क्या चौकीदार के लिए बोल रहे हैं। चौकीदार के पक्ष में या चोर करके बोला जा रहा है, तो पुलिस जब चोरों को मारती है तो उसमें हल्ला करने के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है। आज जब अच्छा, आप बताइए, आपको लगता है कि चौकीदार चोर है, जो नारा लग रहा है? भ्रष्टाचार में नाकाबंदी हुई है, रोहित आज चोर शोर मचाने में लगे। आप तो मैं भी चौकीदार कैंपेन चला रहे हैं, अब चौकीदार को तो सुन लीजिए, कम से कम हमारे चौकीदार भाई को तो सुन लीजिए। बताइए आपको क्या लगता है, ये जो नारा लगा रहे हैं ये ठीक है? ये नारा लगा रहे हैं कि चोर हैं, ये सही गलत है, सारी बातें गलत है। मैं भी एक पूरे इंडिया का चौकीदार हूँ। आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद किया तो मैं ये स्टेज पर आके इनको समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, जय हिंद और जय भारत। जय हिंद, जय भारत भाई के मुंह से निकल रहा है। बताइए, ये जनरलाइज करना आपको भारी पड़ रहा है कि नहीं भारी पड़ रहा है? भ्रष्टाचार से रोक लगाने में लगे हुए हैं। जनरलाइज करने का काम बीजेपी कर रही है, जिसमें सफल नहीं हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि 2014 में आए, आपने कहा कि मुझे चौकीदार बना दीजिए। देश की जनता ने आपको चौकीदार बना दिया। आपने कहा 2G में इतना घोटाला हो गया, फलाने में इतना घोटाला हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद आपने सबको बरी कर दिया, जिनके खिलाफ चार्जशीट थी, जो मंत्री भी हमने जेल में डाले। तो हम चौकीदार साहब आपसे पूछना चाहते हैं, आज येदियुरप्पा भी कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, बताइए। अमर सिंह जी भी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं। राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार है के अंदर, अरे भाई आप 5,000 करोड़ के घोटाले के अंदर वो चोर। रोहित आपके बीच में नहीं बोला ना, कहेंगे रोहित आपके बीच में नहीं बोला। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर सब लोग चिंतन मनन वाले बैठे हैं। 5 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे। 5 लोगों के नाम बता दो जो जेल में डाल दिए। आपने यही किया। देखिए मुझे एक का नाम बता दो। अरे भाई मुझे एक का नाम बता दो ना। प्रधानमंत्री जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, देश की जनता ने बनाया है, लेकिन देश की जनता ने किसी उम्मीद के साथ बनाया। देश की जनता को आपने गुमराह किया, देश की जनता को आपने गुमराह किया। आप मुझे बताइए, सबसे पहले झांसी में प्रधानमंत्री जी ने बोला मुझे चौकीदार बनाइए।
आपको चाय वाला शब्द भारी पड़ा, आपको चौकीदार शब्द भारी पड़ने वाला है। मैं यहाँ पर आप बताइए क्या चौकीदार शब्द कांग्रेस को भारी पड़ेगा? बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ चौकीदार इसलिए चोर है क्योंकि चौकीदार ने ही कांग्रेस और विपक्षी दल से उनके विकास का मुद्दा छीना है, देश की जनता का सहमति और देश की तरक्की को मुद्दा बनाया। उसके उन्होंने बोला कि चौकीदार चोर है। आज आईएमएफ और डोनाल्ड ट्रंप बोलते कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज अर्थव्यवस्था, तो ये हमारे मोदी जी के कारण है। छठे नंबर की, भारत में छठे नंबर पे सबसे तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था। आज फर्जाइल पाइप से निकल के इनके समय फर्जाइल पाइप में था देश, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर पहुंचा है। हमारी वो थी महंगाई दर थी वो 9 थी, आज 2.19 पे आ गई है। देखिए लगातार आप देखिए जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आलोक जी जवाब। देखिए, मैं समझता हूं इकोनॉमी के बारे में आप मुझे बताइए पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंचे? 57 रुपए पे डॉलर छोड़ा था, 75 लाख से पहुंच था। देखिए उसके बाद जीडीपी जो है पिछले 6 महीने में 2% गिर गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है दिवालिया हो रही हैं। वो 7 एयरलाइंस होगी भारत की। एयरलाइंस आज से 3 साल पहले जो प्रॉफिट में थी, 1 मिनट, जेट एयरलाइंस 3 साल पहले जो प्रॉफिट में थी आज वो दिवालिया होने के कगार पर है। 2.5 लाख करोड़। अरे साहब शांत गदाधारी मोदी साहब पकौड़े चल रहे थे क्या? अगर कांग्रेस चिंता मत कीजिए, जनता 2.5 लाख करोड़ चाय का ठेला आपने कहा लगवाएंगे। मोदी जी से कांग्रेस का आभार। अगर आपने जनता ने जवाब दिया, आपने चौकीदारों का मजाक उड़ाया, आपने मोदी जी ने आप क्या करें? आप कहें बैंड बाजा बारात बजवाएंगे कर दिया। कमलनाथ जी का 6,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने कराने का काम, सिखाने का काम कर रहे हैं। चाहते हैं 2.5 लाख करोड़ का एनपीए था, वो 12.5 लाख करोड़ पर क्यों हो गया? नोटबंदी का क्या रिजल्ट हुआ? नोटबंदी हुआ कि नाकाबंदी हुई है? 45 साल में बेरोजगारी भ्रष्टाचारियों पे सबसे इकोनॉमिक्स, किसान की हालत सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सुसाइड रेट लोगों को डबल हो गया। लेकिन भाषण फुल है, देश को जनता को गुमराह करने का बढ़ाया दिया 1.5% एमएसपी बढ़ाया। थोड़ा सिविलाइज होकर बात करें। यहाँ पर आलोक जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। केवल 30 सेकंड लूंगा मैं। 30 सेकंड। इकोनॉमिक के 2 इंडिकेटर बता दें जो पॉजिटिव गए हों। रुपया गिर गया पूरी तरह से। किसानों की आत्महत्या एक एक करके 30 सेकंड में दोनों को देता हूँ। अच्छा लगेगा, जनता को भी अच्छा लगेगा, आपके पॉइंट पहुंचेंगे। आलोक जी, किसानों की सुसाइड रेट महाराष्ट्र में डबल हो गई। ये विधानसभा के पटल के सवाल का उत्तर है। आपके टाइम 4 गुना थी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आपके टाइम भी 4 गुना थी। आपके टाइम भी 4 गुना बिल्कुल नहीं था। राहुल गांधी डबल हो गई। अगर आपने काम किया था तो क्यों हो गई? पहला सवाल। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल, 17 बार एक्साइज ड्यूटी लगाकर आपने पेट्रोल और डीजल का क्या हाल कर दिया? ये आपकी क्या रहा 4 वर्षों तक? लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, एक पॉजिटिव इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का, महंगाई आपने कंट्रोल कर दी हो, गैस का सिलेंडर 172% कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। ठीक है, केवल एक मिनट बात आपका सवाल। सर मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस ने 5 साल बीजेपी को घेर नहीं पाए ढंग से। जो भी वो मुद्दा लेके आए वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाए उसको प्रॉपरली। आखिरी में उन्होंने जो मुद्दा ढूंढा वो था रेफाल, जो कि आम आदमी से कनेक्टेड नहीं था। ये सबसे बड़ी विफलता मैं मानता हूं कांग्रेस की विफलता। बढ़िया पॉइंट। आप 5 साल तक बीजेपी को घेर नहीं पाए। आपको लगता है 5 साल तक कांग्रेस बीजेपी को घेर नहीं पाई? अगर प्रधानमंत्री जी को वोट मांगने हैं तो नोटबंदी पे मांगे, जीएसटी पे मांगे, धारा 370 पे मांगे और तुम्हारा राम मंदिर पे 15 लाख रुपए पे मांगे, जनधन योजना पे अगर पैसे उन्हें वोट मांगने हैं तो वो मांगे। या चौकीदार, चाय वाला, गैस निकल रही है, इस तरीके की अगर मांगे तो वो स्कूल पे मांगे। यहाँ लगातार फीस प्राइवेट स्कूलों की बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करे, उस पर अस्पतालों पे वोट मांगे अगर मानना है तो। 30 सेकंड दीजिए आपके लिए। आज मैंने बताया फर्जाइल 5 उतना ही नहीं, आज आप देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144वें पायदान पे देश होता था, आज 77वें पायदान पे पहुंचा। महंगाई दर की मैंने बताई 9 से आज 3 पे आ गई। इतना ही नहीं, आज आप स्वच्छता की बात करते हैं, शौचालय की मैंने आपको अब सुन लीजिए, शौचालय की बात करें 39% शौचालय की होती थी, आज 99% तक पहुंचे। कुकिंग गैस 55% तक होती थी, आज जो एलपीजी सिलेंडर मां के आंसू पहुंचने का मोदी सरकार ने दिया है, लगभग 6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देकर। एक मिनट सुन लीजिए, शौचालय पहुंचाने
जी 900 रुपए सुन लीजिए आप सोच रहे हैं कि 900 रुपए 18,000 सुनिए ये बताइए सच है कि 400 रुपए गैस सिलेंडर कितने का आता है? कौन बताएगा? गैस सिलेंडर सब्सिडी वाला सिलेंडर गैस सिलेंडर कितने का आता है? सिलेंडर सब्सिडी वाला। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है आप कांग्रेस को सपोर्ट करें, आप बीजेपी को सपोर्ट करें, मुझे ये जानना है कि इतने टाइम हमने कांग्रेस को भी देखा, अभी बीजेपी आई है, तो क्या आप थोड़ा टाइम नहीं दे सकते कि बीजेपी भी उतना टाइम स्पेंड करे जितना कांग्रेस ने किया? नहीं, हम तो केवल ये कह रहे हैं मोदी जी ने कहा था। सवाल लॉजिकल है, सवाल लॉजिकल है। इधर से कोई हमने मोदी एक मिनट दीपक जी, मोदी जी ने स्वयं कहा था उनको 60 साल दीजिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। 5 साल के बाद नहीं तो क्या 15 साल के बाद किसी सरकार का आकलन करेंगे? 8,000 किसी सरकार का आकलन 15 साल बाद करेंगे क्या? 2000 मुझे लगता है कि 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 20 पे पहुंचा दिया, क्या 200 रुपए पे पहुंचवाना चाहते हैं क्या? रेलवे स्टेशन। अच्छा एक सवाल यहाँ से रोहित, सफाई देखिए कांग्रेस क्या है, कौन ये रेलवे स्टेशन पे सफाई हुई है? 70 साल लोगों के अंदर ऐसा इंजेक्ट किया है जो मोदी जी एंटीडोज बन के अब लोगों को सही कर रहे हैं। कांग्रेस मुझे लगता है ड्रग्स का नाम है, ड्रग्स और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आता है। आज आपको जरूरत नहीं है, आज आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आलोक शर्मा जी, आज आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तालियां बजाने से अगर देश चलता हो, तालियां बजाने से अगर स्कूल खुल जाते हो तो मैं भी 7 तालियां बजाऊंगा इनके। मुझे केवल ये बता, अरे भाई आप लोग केवल अपना कैलकुलेशन पहले ठीक कर लो। कांग्रेस का शासन मात्र 57 साल रहा, 70 साल मोदी जी की भाषा, उसके अलावा कुछ नहीं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं 5 साल आप ही के पास आता हूँ। 1 मिनट सर, चाणक्य ने भी कहा था जब पूरा विपक्ष एक राजा के विरुद्ध हो जाए, इसका मतलब है कि राजा का राज्य और उसका प्रशासन करने का तरीका सर्वमान्य है। और पहली बार 1 मिनट मान्यवर, आप तो बोले नहीं। देखिए इस देश को जवाब देना चाहते हैं, इस देश को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। झूठी खबरें, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, चाणक्य के समय में वोट पड़ती थी, चाणक्य के समय में विपक्ष होता था, चाणक्य के समय में टीवी होते थे, चाणक्य के समय में डिबेट होती थी। ये मूर्खतापूर्ण कुतर्क लेके आते हैं। भ्रष्टाचार होता था, किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचार पे रोक, आप किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण बात है। आपको मिशेल मामा एक आप क्या कहना चाहते हैं? रोहित एक चौकीदार मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। घोटाला भूल कर कुछ निकल गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि एक चौकीदार समाज की सुरक्षा का दायित्व रोहित चहल कंधे पर उठाता है, लेकिन चौकीदार के साफ नहीं लिखा, कोई सुनने वाला नहीं है। वह अपने दुख को असहाय महसूस करता है। धन्य है प्रधानमंत्री जी कि आप, क्योंकि चौकीदारों को अपना समझा एवं इस शब्द को चौकीदारों को प्रधानमंत्री ने अपना समझा कि ये आलोक भाई के चौकीदार चोर है, किनारे ने अपना समझा? ये बताइए, जल्दी बताइए। आलोक भाई तो खुद ही चोरों की श्रेणी के अंदर आते हैं, तो वो क्या बताएं? आलोक जी ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है। एक ब्रेक के लिए मैं इनका सम्मान करता हूँ, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ तो प्रधानमंत्री जी सुन तो लो भले आदमी, अरे सुन तो लो भले आदमी। उस पत्रकार व्यक्ति का अडवाणी जी भी है, बड़े तो अडवाणी जी भी है, अडवाणी जी 92 के हैं, बड़े तो अडवाणी जी भी हैं, भाटी जी पूछ रहे, बड़े तो अडवाणी जी भी हैं, लेकिन एक मिनट, हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद साहब हैं जो कि जेडीयू से हैं, रोहित चहल हैं बीजेपी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से। भाटी जी, आज प्रधानमंत्री जी ने एक ब्लॉग लिखा है और उन्होंने किया कि आप कहते हैं लोहिया के लोग हैं, लेकिन लोहिया की ही विचारधारा को आपने त्याग दिया है, क्योंकि लोहिया अगर किसी एक चीज के विरोधी थे तो वो वंशवाद था। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, डिम्पल यादव, सब यादव, इसके अलावा कोई नहीं। और आपके 5 जो एमपी जीत के आए हैं वो भी यादव हैं, और कोई था ही नहीं आपकी पार्टी में। लोहिया जी की मृत्यु 1967 में हुई। उस समय प्रधानमंत्री की आयु 12, 14, 15 साल लगभग रही थी। पढ़ तो कोई भी सकता है भाटी जी, अगर उन्होंने वो उनसे मिले होते या उनकी एक किताब उठा के एक पन्ना भी पढ़ा होता
तो ऐसा बेहुदा प्रश्न कतई नहीं उठाते। लोहिया जी सामाजिक न्याय के, समाजवाद के क्रांति चेता थे, समर्थक थे, आंदोलनकारी थे। लोहिया जी का सबसे ज्यादा जोर रहता था सादगी पर। लोहिया जी के पास हमेशा, लोहिया जी को आपने जरूर पढ़ा होगा, आप जनवादी पत्रकार हैं। लोहिया जी के एक थैला उनके कंधे पे होता था, हमेशा 2 कुर्ता और 2 धोती उनके उसमें होती थी। उन्हें पहन के विदेश जाते थे, उन्हें पहन के पार्टी की मीटिंग में जाते थे, उन्हें पहन के जनता के बीच में जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में 5-5 बार ड्रेस बदलता हो, जो 10 लाख का सूट पहनता हो, जो बनावट के श्रृंगार के लिए दुनिया भर में जाना जाता हो, विदेशों में भी टिप्पणी होती हो, वो आदमी लोहिया की सीख हमें दे रहा, जो हम लोहिया के अनुयायी हैं। ठीक है, मैं आपको क्योंकि आपने जनवाद की बात की है, जनवाद और वंशवाद, थोड़ा समय और वंशवाद पूरे 30 मिनट बाद समानता, थोड़ा समय, 30 मिनट बाद आप मेरे पास आए, थोड़ा सा न्याय तो मेरे साथ करें। आज की कल की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं। एक खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान डे पर पाकिस्तान को शुभकामनाएं दी, पाकिस्तान की जनता को शुभकामनाएं दी, उसकी उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। दूसरी खबर यह है, येदियुरप्पा जी की डायरी आ गई है, जिसमें 1800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए, उस डायरी में इसका विवरण है। तीसरी खबर आई है गुड़गांव से, वहां कुछ हुड़दंगी एक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति के मकान में घुसे हैं और उसके साथ इतनी मारपीट की है, वो सारे वीडियो तमाम चैनलों पर विजुअल्स चल रहे हैं। चौथी खबर मेरठ से आई है, मेरठ में एक लड़की को स्कूल कॉलेज के बाहर सड़क पर 5 लड़के इतनी देर तक छेड़ते रहे, छेड़खानी करते रहे, वो लड़की बार बार चिल्लाती रही। ये क्या इन प्रश्नों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा? एक बाराबंकी से भी खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने होली के साथ होलिका दहन जो किया, उसमें श्री अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी के फोटो जलाए। ये इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। क्या हम इस बेमजह की चिल्लाहट में, बेवजह के फर्जी मुद्दों में इन असली मुद्दों को भूल जाएंगे? ठीक है, जवाब लेते रोहित, जवाब सुनिए। देखिए, इन्होंने खबरों की बात करी, खबर आई थी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं जिनका नाम सैम पित्रोदा है, और वो कांग्रेस पार्टी के लीडर, सीनियर लीडर नहीं है, राजीव गांधी जी के एडवाइजर भी थे, अभी राहुल गांधी जी के चीफ एडवाइजर। उनकी कैंपेन जो घोषणा पत्र है उसके अंदर उसके सदस्य हैं, जो घोषणा पत्र ये लोग जारी करने वाले मैनिफेस्टो के अंदर, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी में आ रहा हूं, मैं आप वाले में भी आ रहा हूं, मैं आप वाले देखो पाकिस्तान को शुभकामना दे रहे हो, नहीं है ये बताइए। सुना, देखिए पाकिस्तान को शुभकामना कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी मुल्क नहीं है। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है नहीं है? पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है, शुभकामना दे रहे हैं, आतंकवादी मुल्क है। मैं उसी बार हूँ, राम गोपाल यादव इनके नेता है। एक सवाल और आई, राम गोपाल यादव, उन्होंने क्या कहा? सिर्फ एक सवाल, और मेरा सवाल यह है कि उन्होंने सवाल उठाया कि जिसको आप आतंकवादी देश बोल रहे हैं, उसी देश को प्रधानमंत्री जी ने कल पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी देश को घुस के लगातार पाकिस्तान क्या करता था, और आज तो शुभकामनाएं हमारा जब वो भी ऐसे माहौल में होता है, माहौल में लेटर वो भिजवाते हैं, हम भी भिजवाते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन घुस के हमने शुभकामनाएं हमारे किसने दी? हमारे हवाई जहाजों ने दी थी पाकिस्तान को। घुस के हमने दिया, बताया कि उनको क्या चाहिए, जो भाषा समझते हैं उसका देने का, क्योंकि एक दृढ़ निश्चय है। इनके लोहिया जी की बात करें, परिवारवाद आपने, मैं जो लोहिया जी आपके भी थे, लेकिन राम गोपाल आपके भी थे, राम गोपाल आप क्या गांधी और लोहिया आपके नहीं है? देखिए अम्बेडकर आपके नहीं है, हमारे लोहिया। छोटा हूं, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, गौर से छोटे भी नहीं बोलने दे रहे, छोटे बोले। राम गोपाल जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो पुलवामा हुआ था वो सरकार ने कराया। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है? दीपक जी, शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक मोदी का बदला देना पाकिस्तान को, इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। परिवार से वोट के लालच में ना दिखाई दे रहा हो, वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आप एयर स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं। आप आज यहाँ पे हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं सिर्फ उन परिवारों, आज उन सैनिकों की वजह से कर रहे हैं, और उन माओं को कितनी पीड़ा हुई होगी जब आप उन्हीं एयरफोर्स कहती है, तो आप सवाल सीधा एक मिनट बाटी जी के पास, बाटी जी उन माओं को कितनी पीड़ा नहीं होगी? सवाल बड़ा है जो मैं आलोक जी से पूछूंगा। आलोक जी, सैम पित्रोदा, आपने जितनी एक आखिरी में ऐड कर रहा हूं। देखिए ये कहते हैं, कल इन्होंने सैम पित्रोदा ने कहा, उससे पहले कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल, पी चिदम्बरम ने, दिग्विजय सिंह ने, सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने, गुलाम नबी आजाद ने, सैफुद्दीन सोज ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने, संदीप दीक्षित ने, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? उनका व्यक्तिगत बयान है। आपको लगता है व्यक्तिगत बयान है? शर्म आनी चाहिए।
जवाब आलोक जी मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े शांति से सुनेंगे। हम 10,000 पत्थरबाज छोड़ देंगे, हम देशभक्त हैं। हम बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाए आएंगे, हम देशभक्त हैं। हम बिना रोहित आलोक जी बोलिए। हम ISI को यहां पठानकोट के एयरबेस में जांच करने के बुलाएंगे और हम कहेंगे मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है और हम देशभक्त हैं। येदियुरप्पा कहेंगे अब तो एयर स्ट्राइक हो गई, अब तो हमें 22 सीटें मिल जाएंगी और हम देशभक्त हैं। अटल जी हो, आडवाणी जी हो, मोदी जी हो, तीनों पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खा के आएंगे और हम देशभक्त हैं। 3 साल में जम्मू कश्मीर की मोदी जी शांत बोल लीजिए। वेज बिरयानी भी होती है, वेज बिरयानी का कह रहे थे आप बोल लीजिए ना। आलोक जी बोलिए। 500 जवान शहीद हो जाएंगे और हम देशभक्त हैं। 5,000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हो जाएगा और हम देशभक्त हैं। हम तो चौकीदार बैठे हैं ना। 60 जवान शहीद हो जाएं और यहां पर लोग तालियां पीटे क्योंकि सब देशभक्त हैं, यहां पर सब चौकीदार हैं। अब 26/11 के बाद हाफिज सईद को 10 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी घोषित किया, लेकिन जिनके साथ अरे भाई आज तक कितने मर गए जरा बता दीजिए ना। नहीं आलोक जी मुझे केवल सवाल उठाया, एक मिनट सवाल उठाया, मैं केवल ये पूछना चाहता नहीं मैं 11 पे क्यों नहीं मारा, मुझे केवल पुलवामा पे हमने एक्शन लिया। मैं उत्तर देता हूँ। 26/11 पे क्यों नहीं मारा? मैं उत्तर देता हूँ। दीपक जी मैं उत्तर देता हूँ, मेरा उत्तर सुन लीजिए। पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, अटल जी ने नहीं मारा तो क्या मैं कहूं कि चूड़ियां पहन ले अटल जी? बताइए ना आप जरा। हर समय के परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हाफिज सईद को 10 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन मुझे केवल ये बताइए आज जम्मू कश्मीर की हालत ये हो गई कि वहां विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते, लेकिन मोदी की माला लेके आप लोग बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोक जी रोहित फिर सैयद अफजल अब्बास साहब 10 सेकंड दीपक जी मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी हो रही है आपके साथ। 40 मिनट हो गया, आपके सहयोगी दल नाइंसाफी कर रहे हैं आपके साथ। 40 मिनट में खामोशी। बीजेपी ऐसे ही दबाएगी सहयोगी दलों को, हमेशा ऐसे दबाती है। ये बीजेपी हम सहयोगी दलों को बोलने नहीं देते। हमारे साथी है, हमने तो गठबंधन कर लिया, आपके गठबंधन का भी बताइए ना। आपके गठबंधन का भी पता मोदी जी ने भेजे थे, उनका क्या हुआ? आलोक जी सुनिए, देखिए आप लोगों को याद होगा जो साड़ियां गई थी उनका क्या हुआ? लीजिए आलोक जी सुन लीजिए। हमने तो बम भेजे हैं, वो उसको क्या हुआ देश ने देखा। अरे देश की सेनाओं पर देखिए सुन रहा था मोदी जी ने जब छोटा हुआ आपसे छोटा बड़े भाई ये जबरदस्ती दिल्ली के अंदर अब सुनिए मुझे केवल ये बताइए चौकीदार ने किस करना चाहते हैं? अब सुनिए दिल्ली के अंदर का चौकीदार होता है, सोनिया जी क्या कहती है? राहुल जी कहते हैं रात भर सोनिया जी सो नहीं पाई, आतंकवादी के बर्रे में। एयरपोर्ट क्या करने गई? एयरपोर्ट पेड़ गिराने गई, किसने कहा? नवजोत सिंह। अरे भाई देखिए संदीप दीक्षित ने कहा ऐसे साधु वाली गुंडे नया तर्क लाइए। सैयद अफजल अब्बास साहब देखिए आपका टाइटल बड़ा अच्छा, किस्सा कुर्सी का। ये कुर्सी का ही किस्सा है, सब चिल्ला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात बड़ी ईमानदारी के साथ आपके एक नेशनल चैनल पे कि एक बड़े प्रवक्ता बड़े एंकर के साथ मौजूदगी में बोल रहा हूं। देश के साथ, देश की सीमा के अंदर, देश के बाहर, देश के साथ जो भी गद्दारी करे वो देश में रहने का हकदार नहीं है। पाकिस्तान पे जो अटैक करके हमने मारा, हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं। हिंदुस्तान की आवाम 125 करोड़ जवान सैल्यूट करती है। इस पे सबको एक होना चाहिए। रहा सवाल ये इलेक्शन के टाइम में मुद्दे उठेंगे। पार्टी जी आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बोलिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। अब सवाल तरह तरह के उठाएंगे, वो चौकीदार चोर है, अफला है, ये है, उठाते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम 25 लाख करोड़ का बजट हाथ में देने से पहले सोचेगी। सबसे बड़ा सवाल ये, देश का जो बजट तो 24 लाख 24 लाख करोड़ था, 25 लाख करोड़ का बजट किसे दिया जाए? क्या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए? ये जरूर सोचेगी। नंबर 1। नंबर 2, अरे उनको तो दिया था 10 साल। नंबर 2 उनको तो दिया था 10 साल। नहीं, नंबर 2 और आपके नेता उनके साथ घूमते थे। चलिए नंबर 2 बड़ी बातें निकलेंगी। सैयद अफजल अब्बास कंक्लूड करिए। मैं कंक्लूड करूं। मैं ये जो गठबंधन, जो बेमेल गठबंधन है, सब प्रधानमंत्री के ख्वाहिशमंद है।
अहमद फराज का एक शेर अभी याद आ गया इन गठबंधन के ऊपर कांग्रेस की और आपको अपना डीएनए पता चल गया। डीएनए मुझे पता सुन लीजिए जेडीयू वाले को डीएनए पता चल गया शायद अपना सृजन घोटाले के डर की वजह से मोदी जी की गोद में जा बैठे आप लोग। गठबंधन किसी ने किया डीएनए निकलवाया था नीतीश कुमार जी ने। ठीक है डीएनए की बात की गई। नहीं बताइए ना मोदी जी ने पानी पी कोसा था भूल गए सर मुझे बताइए अमित शाह जी ने कहा था जेडीयू अगर जीत जाएगी तो पाकिस्तान में बैठे आज खामोश क्यों थे? सोनिया गांधी राहुल गांधी खामोश क्यों थे? केवल ये बताइए जब सरकार बनी थी तो किसके साथ थे? सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ थे ना। थोड़ी सी तो शर्म कीजिए भाई। नहीं शेयर तो सुना उनका सवाल वाजिब है। सैयद अफजल का उनका सवाल वाजिब है। उन्हीं के साथ थे ना। आलोक शर्मा से ही दोस्ती थी ना आपकी। कांग्रेस और आरजेडी इन बारिशों से दोस्ती गठबंधन किससे था जब जीते थे तो बता दो जरा। अहमद फराज का शेर है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये हालत इन लोग की है। कच्चा मकान तो आपका था। कच्चा मकान आप लोग गठबंधन का पता करते करते वहां पर देखिए जहां डीएनए पता चल गया ना। चलिए अच्छी बात आपने राहुल गांधी लोगों जो आप ले रहे हैं नीतीश कुमार की मेहरबानी है। 27 सीट पर पहुंच गए नीतीश कुमार की मेहरबानी है। वरना 4 सीट 5 सीट में सिमटे हुए थे। याद कर लिए पिछले बार 4 एमएलए थे अपने 4 एमएलए। ये 27 एमएलए नीतीश कुमार की देती क्या बात कर रहे हैं आप लोगों ने। अच्छा देखिए आप दोनों में नोकझोंक चल रही है। यहाँ पर जनता का एक सीधा सवाल है पूछिए। मेरा सवाल कांग्रेस से सपा से और बसपा से है कि अगर आपको लगता है कि आपके नेता और आपकी जो खुद की जनता है जो आपके वोटर्स हैं आपको लगता है कि वो आपको जिता के प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आज आपको गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? बताइए। सबसे पहले भाटी साहब सबसे पहले आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है आलोक जी 10 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। मैं इनसे कहूंगा कि मोदी जी को जाके कहें 45 पार्टियों का गठबंधन जो है ना उनका वो जो बारात लेके चल रहे हैं उसको घर में छोड़ दें। मोदी जी बहुत मजबूत हैं। भाटी जी इसके प्रयास लीजिए। देखिए मेरे भाई के साथ है और जनता मोदी जी शिवसेना रोज कहती है चौकीदार चोर है। आपका शिवसेना रोज कह रही है चौकीदार चोर है। शिवसेना के साथ गठबंधन है। देखिए शिवसेना कहती है कि चौकीदार चोर है और शिवसेना के साथ गठबंधन है मोदी जी का। चला था बेंगलोर से गठबंधन का कलकत्ता का पहुंचते हुए लखनऊ तक आते हुए डॉकयार्ड में डूबने लग गया। गठबंधन कहाँ है पता नहीं। 2 पोलियो की ड्रॉप दी है उन्होंने। बताइए चंद्रबाबू नायडू कहाँ है जरा बताएंगे। इनको शिवसेना रोज कहती है चौकीदार चोर है उनके साथ गठबंधन है इनका। चोर कौन है? चौकीदार चोर है शिवसेना कहती है। कौन है चौकीदार चोर? राहुल गांधी है। जनता करे राहुल गांधी चोर है। चौकीदार जो चोर है चोर कौन है में डालेंगे। देखिए जनता कह रही है राहुल गांधी चोर है। शिवसेना अगस्ता शिवसेना जो कहती है चौकीदार चोर है उनसे गठबंधन करते हैं। आदर्श सोसाइटी शिवसेना जो कहती है चौकीदार चोर है उनके साथ गठबंधन है। लगातार अगर कांग्रेस में कोई चोर था तो 5 साल पकड़ सकते हैं क्या? 5 साल में अभी तक क्यों नहीं आपने बता दीजिए। और मोदी जी को कहिए जाकर नेता कौन है बता दीजिए। ये इनको नेता मान रहे हैं क्या? शिवसेना नेता मान रहे हैं क्या? चौकीदार नीति है ना मोदी जी उनके साथ निर्णय लेने की क्षमता है। अखबार में मोदी जी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है तभी पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मार के आए। मैं केवल ये कहूंगा आप लोग देख रहे थे इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक 18 बार हुआ लेकिन हमने शहीदों के फोटो पीछे लगा के वोट नहीं मांगे। हमने कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। सेना के शौर्य पर भाटी जी मोदी जी जब गुल्ली डंडा खेलते थे जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डंडा खेलते खेलते प्रधानमंत्री बन गए। अब गुल्ली को इटली भेजने वाले चिंता मत कीजिए। 5 साल से तो पकौड़े आप जनवाद की बात करते थे लेकिन लोहिया जी अगर किसी चीज के खिलाफ थे तो वंशवाद। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वंशवाद की बात करती है? आपके 5 एमपीए लोकसभा में सभी यादव हैं। नहीं एक ही परिवार के। नहीं
हमारे एमपी और 37 टिकट दिए हैं। 37 में आपके हर समाज के लोग, समाज के लोकसभा में पांच नहीं है, हमारे 8 है। आपकी गिनती गलत है। हमारे एमपी प्रवीण निषाद भी हैं, हमारे एमपी पटेल साहब भी हैं, फूलपुर से तबस्सुम हसन भी है, तबस्सुम हसन भी है। छोड़ दीजिए, 5 यादव जीत कर आए, 5 यादव। मैं बताता हूँ, लोहिया जी वंशवाद के भी खिलाफ थे, लोहिया जी जातिवाद के भी खिलाफ थे, लोहिया जी सांप्रदायिकता के। रोहित जी मैं बोल लूं क्या? मैं बोल लूं क्या? इतनी आजादी आप छोड़ेंगे देश में? इतनी आजादी छोड़ेंगे कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाए? मैं बोल लूं, आपकी कृपा हो तो? भैया डर लग रहा हमें, बोल लूं क्या? या गला घोटोगे लोग? आवाज बंद करोगे? रोहित सुन लो, क्या इतने तानाशाह हो गए हो? क्या इतने उदंड हो गए हो? क्या इतने घमंडी हो गए हो? घमंड में इतने चूर हो गए हो? बोलने नहीं दोगे? बोलने नहीं दोगे? हमारी आवाज उठाने नहीं दोगे? हमें बोलने नहीं दोगे? जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, और मैं कभी सवाल से नहीं भागता हूँ। लोहिया जी वंशवाद के भी खिलाफ थे, जातिवाद के भी खिलाफ थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, पूंजीवाद के भी खिलाफ थे। लोहिया जी हथियारों के खिलाफ थे, लोहिया जी हिंसा के खिलाफ थे, लड़ाई के खिलाफ थे। लोहिया जी वंशवाद की बोलिए ना। ऐसे तो मैं सबके खिलाफ बिल्कुल, हम भी 5 यादव क्यों? अगर सुनिए, 5 यादव, मैं बताता हूँ, 5 यादव। अगर मैं बताता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को केवल वंश में जन्म लेने की वजह से अयोग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है, अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव, जवाब तो देना। जवाब तो मैं दे रहा हूँ आपके, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। दीजिए। अखिलेश यादव जनता से चुन के आते हैं। अध्यक्ष किसने बनाया? और सुनिए, अध्यक्ष किसने बनाया? अध्यक्ष बनाया पार्टी कार्यकर्ताओं ने, बाकायदा खुले मैदान में हाथ उठ के। मैं भी मौजूद था, मेरे भी सिग्नेचर है, लगा हुआ है। मुलायम जी के साथ सबने कार्यकर्ताओं ने हाथ उठा के खुले मैदान में, बाकायदा खुले कंपटीशन में। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां हम खड़े हैं यहां पर कौन एमएलए है, उसके पिताजी क्या हैं? शिवसेना में वंशवाद नहीं है, अकाली दल में नहीं है। 16 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, एक मिनट दीपक जी लिस्ट जूम करके दिखाइए। एक मिनट सर, एक मिनट। 16 जूम करके दिखाइए। 16 केंद्रीय मंत्री के 16 केंद्रीय परिवार वाले नहीं है। सोनिया जी 1 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, 19 साल तक। ये लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। कंक्लूडिंग आलोग्य 16 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके घर के परिवार के लोग राजनीति में। बीजेपी के 8 मुख्यमंत्री वर्तमान में ऐसे हैं जिनके घर के परिवार के लोग सांसद हैं या कुछ। मुझे केवल ये बताइए, वहां वंशवाद नहीं नजर आता। दूसरी चीज, अमित शाह जी का चुनाव किस दिन हुआ था? आप लोग सब घर जाके सोचिएगा, और उनके विरोध में किसने नॉमिनेशन भरा था? आप जरा बता दीजिएगा मुझे। चिल्लाने से देश नहीं चलता। सुन लीजिए, देखिए मुझे लगता है बड़ा अमित शाह जी का चुनाव कब हुआ? देखिए, अब चिल्लाइए। मैं 19 साल तक सोनिया जी एक पार्टी के अध्यक्ष रही। चिल्लाइए, मैं सामने दिखा रहा हूँ। 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी परिवार से नहीं। मोदी जी के परिवार दीजिए नाम। अमित शाह जी के क्या भाई नॉमिनेशन बताएंगे? बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप मोदी जी का। आज अमित शाह जी का। अभी के लिए इतना ही।